नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो देखिए, ध्यान दीजिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। यानी हर्षवर्धन के विजय रथ को रोकने वाला चालुक्य वंशी प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का चोल शासक, ये चोल वंशी शासक जो थे, जो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल वंशी शासक नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। मामलपुर में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो मामलपुर में रथ स्मारकों का निर्माण दोस्तों जो है पल्लव वंशी शासकों ने करवाया था, जिसमें युधिष्ठिर का रथ जो है सबसे बड़ा था और द्रौपदी का रथ उसमें सबसे छोटा था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या नरसिंह वर्मा प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया था। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों के उत्पादन के लिए पांड्य राज्य प्रमुख था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस प्रकार की है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा, ये हाथ से है, कांस्य प्रतिमा की देवा आकृति किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये चतुर्भुज प्रकार की है। किस प्रकार की है? तो ये चतुर्भुज प्रकार की। कैसी है? चतुर्भुज प्रकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो दक्षिण भारत में जो चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, किसकी? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख अयोल के उत्कीर्ण लेख से। किससे? अयोल के उत्कीर्ण लेख से। उत्कीर्ण लेख से कालिदास का नाम प्राप्त होता है। प्रश्न ये उठता है कि कालिदास का नाम किस में मिलता है? तो अयोल के उत्कीर्ण लेख से मिलता है, या अयोल के उत्कीर्ण लेख में किसका नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम मिलता है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चोलों का राज्य जो है किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में विस्तृत था। कहाँ पे? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ राज्यों तक, कुछ भाग तक, कुछ क्षेत्र तक विस्तृत था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो भारतवर्ष में चोल वंशी शासक थे, जो कि अपने राजवंश के, यानी अपने शासनकाल के समय ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल वंशी शासक अपना उत्तराधिकारी जो है अपने शासनकाल में ही नियुक्त कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया, या किसने
नष्ट किया? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने नष्ट कर दिया था। आइए कुछ बातें और ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, संगमकालीन प्रमुख साहित्य। संगमकालीन प्रमुख साहित्य तोलकाप्यम। कौन? तोलकाप्यम, जिनकी रचना तोलकाप्यर ने किया था। किसने? तोलकाप्यर ने किया था। जिनकी रचना तोलकाप्यर ने किया था, यानी तोलकाप्यम की रचना तोलकाप्यर ने किया था। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक्क देवर ने। किसने? तिरुतक्क देवर ने। तिरुतक्क देवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। और शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदगिल ने किया था। इलंगो आदगिल ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। और मणिमेखलाई की रचना दोस्तों जो है, ध्यान रखिए, शीतलय सतनार ने की थी। ये 4 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और भी हैं। तिरुकुरल या कुरल, इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने किया था। मरु गरुपादय की रचना नकीरर ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों जो है मदुरई कहाँ पे? मदुरई में है, जो कि तमिलनाडु में है। चोलों के अधीन ग्राम शासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख जो है उत्तर मेरूर, किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चीन में 72 व्यापारी किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम। किसके? कुलोत्तुंग प्रथम के समय में जो है 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक था राजेंद्र प्रथम। कौन था? चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला कौन था? राजेंद्र प्रथम। यानी बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। नौ सैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में दोस्तों जो संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं मिलता। किसका? कदम राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो कुरल दोस्तों जो है, ध्यान रखिए, कुरल किस भाषा में रचित है? कुरल तमिल भाषा में रचित है। किसमें? कुरल की रचना तमिल भाषा में की गई थी। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ पे है? कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। कहाँ पे थी? बनवासी थी। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। किसने? मयूर शर्मन ने कदम राज्य की स्थापना किया था। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में, कब? 4वीं शताब्दी में कहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी? कर्नाटक और कोंकण में। कर्नाटक एवं कोंकण में। कर्नाटक एवं कोंकण में कदम वंश के शासकों ने 4वीं शताब्दी में कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। और कदम वंश की स्थापना करने वाला शासक था मयूर शर्मन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन था। कौन? कंबन। तमिल रामायण एवं रामावतारम का लेखक कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की?
और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता चोल राजा ने प्रदान की, जो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान की और सिंघल के राजकुमारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, ध्यान रखिए दोस्तों, तक्कोलम का युद्ध जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक ने किया है। तो पोडू के नाम से किसका उल्लेख है? पोडू का नाम अरिकामेडू, अरिका मेडू, यानी वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक ने किया, तो अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तो कन्नगी कौन है? ध्यान रखिए, कन्नगी तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की नायिका है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की लेखिका है। मणिमेखलई की नायिका है। मणिमेखलई की नायिका है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था, जो नेदू जेरल का पुत्र था। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, यानी पत्नी पूजा है या कंडगी पूजा। कंडगी पूजा किसके काल में हुआ था? तो सेनगुटवन या नेदू जेरल के समय हुआ था, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मणिमेखलई। कौन था? संगम युग का बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन? बौद्ध धर्म से संबंधित था मणिमेखलई। मणिमेखलई ये संगम वंश का रचना थी, जो कि मणिमेखलई किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो 26 ईसा पूर्व रोम में भेजने वाला था पांडे। 26 ईसा पूर्व रोम में, यानी दक्षिण भारत के किस वंश ने के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो कौन भेजा था? पांडे वंश के शासकों ने। पांडे वंशी शासकों ने रोम में अपना राजदूत भेजा था। कब? 26 ईसा पूर्व। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तोलकाप्पियम ग्रंथ तो जो है तोलकाप्पियम 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 ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध काव्य है, और ये दोस्तों तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तमिल व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। काव्य से संबंधित है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बेंगी नदी को। पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी को कहा जाता है। किसे? बेंगी नदी को पांड्य राज्य के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। त्रिरत्न संगम के पंपा, पोन्ना एवं रन्ना, ये तीन कवि थे। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना, जो कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो संगम काल के सब चोल वंशी शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। कौन? करिकाल जो है चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चोल वंश का सबसे प्रतापी
शासक था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुनदेव नार महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पेरुन देवनार ये महाभारत के तमिल अनुवादक थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। कुरल के लेखक जो है तिरुवल्लुवर। कौन? तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर द्वारा जो है कुरल की रचना की गई थी। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव मत को मानने वाले चोलवंशी शासक थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना जाता है। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मनन। संगम साहित्य में राजा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो कौन को एवं मन्नन कौन को मन्नन से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो स्कंद। किससे? स्कंद से साम्य रखते थे। अन्य नाम इनका कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। क्या नाम था? कार्तिकेय, कुमार एवं सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम। प्राचीन तमिल में जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे मरुदम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। ध्यान रखिए। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार हस्तांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को। उरैयूर से कहाँ पे? पुहार पर करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को जाता है, क्योंकि करिकाल जो है चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग दोस्तों जो है संगम काल में सबसे प्रचलित व्यवसाय था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यवन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यवन। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के नाम से जाना जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम से उरैयूर जो था, उरैयूर कपास अर्थात सूती वस्त्र के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल। यानी किस संगम युगीन शासक द्वारा? करिकाल द्वारा। किसके द्वारा? करिकाल द्वारा संगम युगीन पत्नी पालय के रचयिता रुद्रक नार को 16 लाख मुद्राएं। कितने? 16 लाख मुद्राएं रुद्रक नार को करिकाल के द्वारा 16 लाख मुद्राएं प्रदान की गई थी। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो परिपादल यानी भक्त प्रहलाद का प्रमाण मिलता है या वर्णन मिलता है परिपादल में। किसमें? परिपादल यानी संगम कालीन परिपादल जो रचना थी उसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो नेडियोन ने। समुद्र पूजा किसने करवाई थी? नेडियोन ने। तो पांड्य वंश का शासक था
कौन था? पांडे। पांडे वंश शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। किसने? रेड्डी। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये सारे प्रमुख तथ्य दोस्तों जो है ध्यान रखिए। ये संगमकालीन चोलवंशी शासकों के समय का है। इससे कुछ संबंधित संगमकालीन प्रचलित शब्दावलियाँ भी है, जैसे वारियम। वारियम क्षेत्र के उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था, यानी क्षेत्र में खेतों में जो उपज होती थी दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। वारियर वारियम वसूलने वाला अधिकारी होता था। वारियर जो है वारियम वसूल करने वाला अधिकारी होता था। कराई भू राजस्व लगान उपज का 1/6 भाग राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। यानी कराई क्या था? संगम वंश में ये 1/6 भाग कर था, जो आयकर के रूप में मुख्य रूप से लिया जाता था। ईराई क्या था? ध्यान रखिए, ईराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। ईराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर था। इराऊ। नेक्स्ट, इराऊ। तो आइए जानते हैं इराऊ के बारे में। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार था। क्या था ये? जबरन लिया जाने वाला उपहार था। जबरन लिया जाने वाला उपहार संगम में कौन सा था? इराऊ था। उल्गू संगम। उल्गू संगम ये क्या था? उल्गू संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। सीमा शुल्क ये क्या था? सीमा शुल्क था और राज्य का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कड़मई पाडुवडू। कड़मई क्या था? कड़मई, ध्यान रखिए, कड़मई राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। कड़मई राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली। माँ व बेली ये कौन से कर थे? तो अनाज के तौल की इकाई थी। सॉरी दोस्तों, भू माप इकाई थी। क्या थी? भू माप इकाई थी। कलम। कलम अनाज के तौल की इकाई थी। कलम अनाज के तौल की इकाई थी। अनाज के तौल की इकाई संगम काल में क्या था? तो कलम थी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।